वेलकम बैक एवरीवन। और मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.1 के कुछ खास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मस 306 657 बराबर 9 दिया है, लस 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, इसको हल करते हैं। ये दे रखा है कि ये जो मस है 306 और 657 संख्या, दो संख्या दी गई है, इनका मस 9 दिया है। ठीक है, तो मस कितना दे रखा है, मस बराबर है 9। ठीक है, और इसमें पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 657। इसमें हमको क्या निकालना है, लस ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं के लिए क्या होता है फार्मूला, इनमें संबंध क्या है कि मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसमें हम रख देंगे, जिनका भी मान पता है रख करके हल करेंगे, आपका एक अज्ञात राशि का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मौस कितना है 9 है, गुणे लस हमको पता नहीं है, तो ये लस बराबर पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657। ठीक है, तो लस बराबर क्या हो जाएगा, लस बराबर 306 गुणे 657 बट्टे ये 9 का पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक, अब इसको काट सकते हैं किसी भी संख्या को, इससे 9 से ये 306 भी कट जाएगा और 657 भी कट जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको काट लेते हैं। 9 3 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौके 36, यानी लसा हमारा क्या हो गया, लसा बराबर आ गया 34 गुणे 657। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो आइए इसका गुणा कर लेते हैं। 657 गुणे 34, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 हासिल 2, 4 छक्के 24 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 छक्के 18, 18 1 19, कितना हो जाएगा 8 2 1 3 हो जाएगा, और 7 6 13 हासिल 1, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी 22,338। ठीक है, 22,338 हो जाएगा इसका आंसर, यानी लसा। तो लसा बराबर हो जाएगा 22,338। यही हमारा इन दोनों संख्याओं का लसा निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, सॉरी चौथा प्रश्न है ये, है ना, प्रश्नावली 1.1 का ये कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। ठीक, अब पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर हमें जांच करना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n है, उस n के लिए संख्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ पर ये पांचवा क्वेश्चन का है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 घातीय n, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है 6 घातीय n, और n बराबर किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ हो गया, अगर यहाँ इसका मान रखते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, तो इसका जो अंत होगा, ठीक है, 0 पर होगा या नहीं होगा, ये देखना है।
तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड के याद कर लेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि यदि, यहाँ लिख सकते हैं कि यदि संख्या 6 घाते n, ठीक है, शून्य पर, कहाँ पर, शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है, तब यह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि विभाज्यता का नियम, इसका हम वीडियो बना चुके हैं। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो अगर इस 6 घाते n का मान, अगर कुछ भी मान रख करके इसको जब हम घातांक के नियम से तोड़ करके हल करेंगे तो यहाँ पर 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसी को हमें देखना है। तो अगर उसका अंत 0 पर होता है तो वह 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, तो जब 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो उसके अंक पर शून्य, अंत में शून्य आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूँकि 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल क्या है, केवल 2 तथा 3 है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर उसके गुणनखंड में 2 और 3 है तो जाहिर सी बात है कि यह जो संख्या है 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अगर मान लीजिए कि अगर शून्य पर समाप्त होता तो वह 5 से अवश्य विभाज्य होती, और जब 5 से विभाज्य होती तो ये 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होता, जबकि यहाँ पर क्या आया है, 2 और 3 है। इसलिए 2 और 3 है, इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है। और जब 5 से विभाज्य नहीं है तो इसके इकाई का अंक, या हम ये कह सकते हैं कि 6 घाते n का मान जो होगा अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5 का हल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, इसकी हमें व्याख्या करनी है, या इसको इस तरह से भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं, या ये कह सकता है कि दिखाइए कि ये भाज्य संख्या हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो दी गई संख्या, पहला क्या दी गई संख्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है,
यहाँ पर देखिए दो पद बन रहा है, एक पद ये हुआ, एक पद ये हो गया, ठीक है। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, अर्थात 13 जो है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1। देखिए 13 जब कॉमन लेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा और फिर 13 से यहाँ पर 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 13 गुणे, अब देखिए 11 सते 77, 11 सते 77 और प्लस 1 कितना हो गया, 78 हो गया। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, तो 13 गुणे इसका हो जाएगा 13 छके 78, यानी 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, इन अभाज्य गुणनखंडों को हम क्या कर दें, बढ़ते क्रम में लिख लें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हालांकि इतने पर भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसको सजा करके लिख देंगे, सही क्रम में लिख देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब देखिए जो हमारी संख्या ये दी गई थी, ये वाली संख्या, ठीक है, इसको हल करने पर इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो देखिए भाज्य संख्या क्या है, एक है भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसी में हमें डिस्कस करना था कि ये भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। तो देखिए भाज्य क्या होता है, जिसके जो गुणनखंडों की संख्या होगा, क्या होगा, 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा। और इसका क्या होगा, अभाज्य का अधिकतम 2 गुणनखंड होंगे, अधिकतम 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। और उसमें अधिकतम 2 में 1 को भी शामिल करेंगे, ठीक है। अधिकतम 2 में हम 1 को भी शामिल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 7 हो गया, ठीक है। जिसे 7 हो गया, तो 7 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक भी इंक्लूड है इसमें, एक भी शामिल है। तो 1 गुणे 7 यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही है, अधिकतम 2 हो रही है। इसलिए जो 7 है एक अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे 8 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। मान लीजिए इसमें हम 1 शामिल भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो है सबका गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यह जो है 2 से अधिक हो गया, इसलिए यह जो एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 7 अभाज्य है और 8 भाज्य संख्या है। तो सेम लाइक इसको अगर हम देखें, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अभाज्य गुणनखंडों की, इसको हल करने पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, अधिक हो गए किससे, 2 से क्या हो गए, अधिक हो गए, गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूँकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। तो इसको जो है इसी आधार पर कर लेंगे, जैसे इस को किया गया था, इस संख्या को जो है हल किया गया था, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, ठीक है।
तो इसको हम न करके आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी आधार पे करेंगे जैसे हमने अभी इसको हल किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इसको करना क्या है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है प्रश्न में कि एक मान लीजिए कि यहाँ वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है। और इस पथ पर कौन कौन चल रहे हैं? सोनिया चल रही है और रवि चल रहा है, ठीक है। तो सोनिया देखिए, सोनिया जो है एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18 मिनट में। जबकि रवि जो है, रवि नाम का जो लड़का है, वो उस मैदान का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 12 मिनट में लगाता है, ठीक है। तो सोनिया जो है 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में इस मैदान को एक चक्कर पूरा कर पाता है, ठीक है। देखिए जैसे सोनिया यहाँ से दौड़ना प्रारंभ की, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट का समय वेस्ट हो रहा है, यानी 18 मिनट का समय लग रहा है उसका। और रवि जब यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो वो एक चक्कर में 12 मिनट, मतलब यहाँ ये देखने से आपको लग रहा है कि जो ये 12 मिनट में चल रहा है, मतलब ये तेज़ दौड़ रहा है, ठीक ना। तभी ना कम समय में ये जो है एक चक्कर अपना पूरा कर ले रहा है, ठीक। तो ये एक साथ तो बार बार एक चक्कर लगाएंगे नहीं, क्योंकि इनका जो समय अंतराल है क्या है? कम ज़्यादा है। एक का 18 मिनट है और एक का 12 मिनट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जब ये सोनिया और रवि जब चक्कर लगाएंगे तो कंटिन्यू जो है हर चक्कर के बाद यहाँ पर मिलना उनका संभव नहीं है। तो भाई यहाँ पर हम ये बताना है कि वो कब, ऐसा कौन सा समय होगा कि जब वो यहाँ पर पुनः एक साथ वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वह समय हमको ज्ञात करना होगा जो इससे भी क्या हो? विभाज्य हो और 18 मिनट से भी विभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर एक जगह मिलने के लिए इनको कौन सा समय निकालना होगा हमको? ये 18 मिनट और 12 मिनट के जो न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक होंगे, इन दोनों समयों के क्या होंगे? इन दोनों समयों के जो न्यूनतम और उभयनिष्ठ गुणक समय होंगे, वही उनके मिलने का समय होगा या एक अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः एक साथ आने का समय होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि वह जो समय होगा, जो मिलने का समय, पुनः एक साथ मिलने का जो समय होगा, इन दोनों समयों का, ठीक है, यानी 18 मिनट तथा 12 मिनट का क्या होगा? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक जो होता है वो क्या कहलाता है? उन संख्याओं का लॉसा कहलाता है, यानी एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का निकाल देंगे लॉसा। जो लॉसा आएगा वही हमारा हो जाएगा उतना मिनट का समय जब वो पुनः एक साथ उसी प्रारंभिक जगह पर मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आइए इनका हम क्या निकालते हैं, ये न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए,
कहने का मतलब लसा, तो आप लसा किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इनका हम निकाल लेते हैं। 12 और 18 का लसा डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2 छक्के 12, 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से 2 3 6, यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, 9 उतार देंगे। फिर 3 1 का 3, 3 3 के 9। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ से भी अब एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर एक बार 3 से काट सकते हैं। ठीक है, वो अपना अपना तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, इसलिए इसके बारे में विशेष बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 तथा 12 का लसा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोनिया और रवि होंगे ये कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए अगर ये समय अंतराल हमारा 12 मिनट का 18 सेकेंड और 12 सेकेंड का होता तो ये हमारा जो 36 आया है वो सेकेंड में आता। ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो दोनों का मान जो है मिनट में है, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर या प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया ये प्रश्न संख्या 7 का हल। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बात और समझ लीजिए कि ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। हो सकता है कि इसी प्रश्न को घुमा करके ऐसे कह दे कि वह जो है पुनः प्रारंभिक बिंदु पर जब मिलेंगे तो सोनिया कितने चक्कर दौड़ लगा चुकी होगी और रवि कितने चक्कर दौड़ लगा चुका होगा। तो यहाँ देखिए 36 मिनट आया है, यानी 36 मिनट में जिसे यहाँ से चले और घूमते 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 घूमते, ठीक है, आगे पीछे हो रहा है उनका, चूँकि ये जो समय अंतराल है एक चक्कर लगाने का उनका अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है 36 मिनट में ये सोनिया कितने चक्कर मारेगी, 18 18 दूनी 36, यानी ये 2 चक्कर में। ठीक है, ये 2 चक्कर, कौन, सोनिया का कितना चक्कर हो जाएगा, 2 चक्कर। देखिए यहाँ पर इस सवाल में जो पूछा है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर ऐसे पूछ दे तो क्या करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि चलो भाई लसा निकाल दिए, काम ख़त्म, तो 36 लिख दिए, बस आंसर हो गया। नहीं, अगर चक्कर पूछे तब की बात हो रही है। अच्छा, ये 36 मिनट बाद मिल रहे हैं, तो ये 18 दूनी 36, ये 2 चक्कर हो गया, ये 12 तिहाई 36, यानी रवि का कितना हो जाएगा, 3 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्लास 10th के गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।